हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर 5th है हमारा बैंकिंग, जिसमें कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास। एक तो प्राइम डिपॉजिट्स है वो क्या होती है, दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट्स है वो क्या होती है, और थर्ड जो है वो है सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसकी स्थापना कैसे हुई, और किस तरह से सेंट्रल बैंक का हमारी इकोनॉमी में जो रोल है उसके ऊपर आज हम इस पे फोकस करेंगे। तो देखिएगा, इस वन बाय वन अगर पॉइंट के ऊपर हम फोकस करें तो हमारा सबसे पहले है प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होती है। तो देखिए, इसकी हमने पिछली वीडियो के अंदर जो पीछे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि जो पब्लिक जो है बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स कराती है कॉमर्शियल बैंक के अंदर, उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। और फॉर एग्जांपल इसमें ये बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है, इस जो प्राइमरी डिपॉजिट्स को अपनी जो डॉक्यूमेंट्स बैलेंस शीट के अंदर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो लायबिलिटी समझ के दिखाता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो टोटल पब्लिक की डिपॉजिट्स है बैंक के पास वो कितनी जा रही है, 10,000। तो यहाँ पे एज ए डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में वो उसे लायबिलिटी साइड में प्राइमरी जो हमारी है डिपॉजिट्स है उसे दिखाएगा। और इसके एवज में वो जो कैश जो जनरेट होता है, कैश उसके पास होता है, उसे कैश रिजर्व के फॉर्म में एसेट साइड में दिखाएगा। इसी तरह क्योंकि जो आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे मनी क्रिएशंस का जो कार्य करना होता है, उसके लिए वो अगर हम यहाँ मान लें कि सीआरआर रेट जो उसके पास कितना है 10%, तो इसका जो डिपॉजिट है उसका 10% इक्वल टू 1,000 है। वो सीआरआर के लिए रूप में वो आरबीआई के पास रख देता है कॉमर्शियल बैंक, और फिर 9,000 जो बच गए उसे पब्लिक को लोन दे देता है। जब पब्लिक को लोन देगा तो उसे भी रिकॉर्ड में दिखाएगा लोन जो है, क्योंकि ये पब्लिक को दिया हुआ है तो ये बैंक की क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती है। यहाँ पे 9,000 है वो क्या करता है, वो पब्लिक को लोन दे सकता है, क्योंकि 10% ही वो मान के चलता है कि 10% ही जो है वो पैसा विड्रॉ हो सकता है, पब्लिक विड्रॉ कर सकती है। बाकी सारा बैंक के पास वो 9,000 है वो सेफ है, इसके ऊपर वो क्यों ना इंटरेस्ट कमाए। तो इसलिए क्या करेगा कि जो जो लोन से जो डिपॉजिट जो जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट जनरेट होती है उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आप क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो पब्लिक डिपॉजिट करती है उससे हमारी जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में बैंक शो करता है अपने रिकॉर्ड में, उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं। और बैंक के लोन क्रिएट करने से जो डिमांड डिपॉजिट्स वो शो करता है उसे सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। अब गाइस आ जाता है कि भी सेंट्रल बैंक जो है वो क्या होते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक है वो क्या है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक के ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसे हम एक एपेक्स बैंक के रूप में भी जानते हैं। एपेक्स बैंक क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये सर्वोच्च बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब है सर्वोच्च बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक जो कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो देश की संपूर्ण जो बैंकिंग प्रणाली जो है, जो सिस्टम है, इसे ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे अपेक्स बैंक के रूप में भी जानते हैं। दूसरा, अगर हम इस बैंक की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दूसरा जो है ये एक सोल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। सोल एजेंसी जैसे 11th में आपने पढ़ा होगा, सोल ट्रेडर जो होता है एकाकी व्यापारी, जिसका यानी कि वो अपना खुद का सिंगल होता है, कोई उसका दूसरा नहीं होता। तो उसके अंदर तो उसी तरह ये एक सोल एकाकी जो है एजेंसी है, जो क्या काम करती है, जो किसी भी देश के लिए ये नोट इशू का काम करती है।
यानी कि सेंट्रल बैंक को ही ये राइट्स है, वो देश के अंदर करेंसी है वो इशू कर सकती है, नोट इशू कर सकती है। वो एक बात। दूसरी है कि सेंट्रल बैंक का फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, वो भी क्या है कि कॉइन इशू करती है, लेकिन नोट इशू का काम करने का काम कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ थर्ड जो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे बात करें तो ये क्या करते हैं, सर्व्स एज बैंकर। एक बैंकर के रूप में गवर्नमेंट की क्या करती है, ये मदद करती है, सपोर्ट करती है, और जो मनी सप्लाई जो है देश का, यानी कि नोट इशू भी करती है और मनी सप्लाई जो है उसको भी कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की क्या करती है, बैंकर्स के रूप में तो एक सेवा करती है, और दूसरा क्या है कि मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट का बैंकर्स के रूप में कैसे काम करेगा, क्योंकि बैंकर्स के रूप में, इसके ऊपर आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बैंकर्स के रूप में अगर हम देखें तो सरकार को जो मनी की जो डिपॉजिट, मनी की जो जरूरत होती है, अगर उसको कहीं से और से नहीं होता है तो वो बैंक में सपोर्ट करता है। दूसरा, उसका जो एज ए बैंकर जो उसके जो खर्चे होते हैं, जो उसका लेन देन होता है सरकार का, उसका भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वो उसकी क्या है कि सेवा करता है। यानी कि एज ए बैंकर के रूप में वो उसका जितना भी गवर्नमेंट लेन देन है उसका क्या है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करता रहता है। इसके बाद में मनी सप्लाई जो है बैंक की जो गवर्नमेंट देश की, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें होल इकोनॉमी के अंदर, तो ये जो है एक सभी देशों के अंदर, दुनिया के अंदर इनका नाम अलग है लेकिन उनका मेन फंक्शन एक ही है। तो इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसे हम सेंट्रल बैंक के रूप में देखते हैं, लेकिन इंग्लैंड में इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये फेडरल रिजर्व बैंक्स जो रिजर्व सिस्टम के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये तो दूसरी, अगर हम इसमें फोकस करें तो सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक जो है उसकी जो स्थापना जो है वो हुआ है दुनिया में। सबसे पहले ये बैंक जो प्रकाश में आया, इसकी सेटअप हुआ, ये हुआ 1668 में, और ये इन स्वीडन जो है इसकी स्थापना की। यानी कि सेंट्रल बैंक सबसे पहले क्या है कि 1668 में स्वीडन के अंदर क्या है कि ये सेटअप हुआ, इसकी स्थापना की गई, और ये इफेक्टिव रूप से बैंकिंग प्रणाली के रूप में जो काम करने लगा वो 1694 के अंदर, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो सेटअप हुआ, उस टाइम ये काम करने लगा। तो आगे जो है इसके जो सेंट्रल बैंक है इसके फंक्शन क्या हैं, इनके ऊपर कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।